सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो बाजार ज़रूर क्लोज है, बट फिर भी वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी जिस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वारी एनर्जीज ने एक्वायर करने का फैसला किया है 76% स्टेक स्मार्ट मीटर फर्म का, इसका नाम है रेसमोसा। और ये 76% स्टेक जो वो एक्वायर करेगी उसके बदले में वो टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाली है 53 करोड़ रुपए। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि वारी एनर्जीज रेन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। रेन्यूएबल सेक्टर में जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है और इसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी वारी एनर्जीज के पास है। और इंडिया से जो टोटल सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर वारी एनर्जीज ही होल्ड करती है। और वारी एनर्जीज ने ये जो एक्विजिशंस किया है, एक्विजिशंस तो नहीं बोल सकते, स्टेक एक्वायर करने की बात आप बोल सकते हो, ये जो किया है इससे क्या होगा, इससे वारी एनर्जीज के जो पोर्टफोलियो हैं उसमें हमें बोल सकते हैं और भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी के टाइम पे जितनी भी कंपनी को ये एक्वायर कर रही थी, मैक्सिमम कंपनी तो रिन्यूएबल सेक्टर से ही जुड़ी हुई थी। और अभी के टाइम पे इस कंपनी को जो इसने एक्वायर किया है ये स्मार्ट मीटर में काम करती है। तो बोल सकते हैं वारी एनर्जीज के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है, जो कि इनके मार्केट में जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। और अभी के टाइम पे वारी एनर्जीज के हिसाब से ये रेसमोसा जो है, इनके जो स्मार्ट मीटर हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस ऑफर करेगी रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में। और ये जो एक्विजिशंस है वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ही हमें खत्म होता हुआ दिखेगा। तो बेशक ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों मैज़गॉन की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में मैज़गॉन में एक चीज़ तो आपको देखने को मिला है कि जो पेस पे कंपनी अपनी ईपीएस को ग्रो कर पा रही थी, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिले और इस वजह से ईपीएस कंपनी का नीचे गया और कंपनी के वैल्यूशंस भी बीच में हमें टूटती हुई देखने को मिली थी। बट वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वंस अगेन वैल्यूशंस हमें थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से क्योंकि ईपीएस जब नीचे आता है और उस टाइम अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो वैल्यूशंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला जाता है, भले कंपनी का ईपीएस नीचे हो तो भी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड लगना शुरू हो जाती है। बट फिलहाल अगर हम कंपनी के पेग रेशो की बात करें तो पेग रेशो हमें 1 से कम दिख रहा है। और पेग रेशो क्या बताता है हमें कि कंपनी का वैल्यूशन फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से महंगा है या फिर सस्ता है। तो अभी के टाइम पे पेग रेशो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अब ऐसा दोस्तों इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो कंपनी के ईपीएस नीचे गए थे उसमें जब हम कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें बिल्कुल भी ख़राब देखने को नहीं मिली थी। ऐसा नहीं कि नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपने रेवेन्यू में, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट ही मार खाई थी। और प्रॉफिट मार खाने का सबसे बड़ा रीज़न था प्रोविज़न का बढ़ना। और प्रोविज़न बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें गिरावट देखने को मिली थी। Q4 में ये चीज़ हुई थी तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि ये वन टाइम थिंग है, अगले बार हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर Q1 में भी चीज़ें सेम देखने को मिल गई, तो इस वजह से वैल्यूशन हमें टूटता हुआ दिखा। बट अभी के टाइम पे क्या है कि प्रोविजंस अगर 1-2 टाइम बढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वार्टर में ही प्रोविज़न का इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखेगा।
अगर अगले क्वार्टर में प्रोविज़न का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है तो वंस अगेन कंपनी रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट में भी डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे पिग रेशो जो है वो कंपनी के करंट वैल्यूशन के बढ़ने के बाद भी वैल्यूशंस को एक्सपेंसिव नहीं दिखा रहा है। बाकी अगर हम इस कंपनी के ग्रोथ रेट की बात करें पिछले अगर 5 साल की, तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ग्रोथ हमें काफ़ी स्मूथ देखने को मिलते हैं। पिछले 1 साल का नंबर प्रॉफिट का इसलिए नीचे गया है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट प्रोविजंस की वजह से गिरे हैं इस वजह से। बाकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी हमें लगातार हर फाइनेंशियल ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और कंपनी के डेट की बात करें तो ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेट है। और कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की दोस्तों बात करें तो 16,150 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास है। और ये कितना बड़ा है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। इन्फोसिस अभी 18,000 करोड़ का बायबैक का अनाउंसमेंट की थी। आफ्टर बायबैक इन्फोसिस का और मैज़गॉन डॉक का कैश इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिल सकता है। तो आप समझ लो कि ये कैश इक्विवेलेंट्स कितना बड़ा है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज के पास जितना कैश है उतना ही कैश मैज़गॉन के पास भी हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी रिसेंट में एफआईएस की स्टेक इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार इंक्रीज होती हुई दिखी है और डीआईएस के भी स्टेक्स इंक्रीज हुए हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ओएफएस है। रिसेंटली कंपनी ने ओएफएस अनाउंस किया था, उस वजह से भी एफआईएस और डीआईएस के स्टेक बढ़े थे। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक के स्टेक लगातार हर क्वार्टर में डिक्रीज हुए हैं। और पब्लिक के स्टेक जब डिक्रीज होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के स्टेक इंक्रीज होते हैं तो मतलब इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से वो कंपनी नियर टर्म में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखा सकती है अपने बिजनेस में। और रिसेंट टाइम में जो ऑर्डर्स कंपनी ने गेन किया है उससे यही लगता भी है। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताई है तो आप इसका रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की थी जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है जो कि है 26 सितंबर का। यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे कंपनी में बोनस और स्प्लिट के लिए। और जो शेयर होल्डर नहीं है वो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो और किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहता है तो वो भी आप आकर यहाँ कर क्लियर कर सकते हो। और काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, उसका भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों NSDL की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में जो बड़ी रैली हमें दिखाती हुई नज़र आ रही थी उस रैली के बाद इसका जो करंट वैल्यूशन है वो 77.5 तक जा चुका है। जो कि अगर हम इस सेक्टर के सबसे बड़ी कंपनी की बात करें अकॉर्डिंग टू मार्केट शेयर तो CDSL का जो पी है वो 66.8 का हमें देखने को मिलता है। और ये 77.5 का पी जो हमें दिख रहा है NSDL का ये तब दिख रहा है जब NSDL अपने 52 वीक हाई से 10.8% नीचे है। बट अभी के टाइम पे मोतीलाल ओसवाल का एक रिसर्च रिपोर्ट हमें देखने को मिला है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो डुओपॉली इस कंपनी को एक मिल रखा है इसके इंडस्ट्री में वो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन रहा था लिस्टिंग के टाइम। और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सभी देखा जाए ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर प्राइस्ड इन हो चुकी हैं जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो अब यहाँ से कंपनी को अगर परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर करना है तो कंपनी के नंबर्स अच्छे होने ज़रूरी हैं। और लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी के रेवेन्यू हमें अच्छे देखने को नहीं मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखा था रेवेन्यू और Q-on-Q बेसिस पे भी गिरता हुआ दिखा था। और अगर सभी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में ऐसे रेवेन्यू एंड ऐसे प्रॉफिट्स जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिखाया था वो बिल्कुल भी मार्केट पसंद नहीं करेगी। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से 2025 से लेकर 28 तक के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का रेवेन्यू और जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें 5% और 15% से देखने को मिल सकता है। एनुअल अगर हम रेट की बात करें तो मतलब 5% से रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकता है और कंपनी का 15% से प्रॉफिट ग्रोथ दिख सकता है। जो कि अगर हम मार्केट में इस कंपनी के करंट वैल्यूशंस के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ये वैल्यूशंस के हिसाब से 5% के रेवेन्यू ग्रोथ मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें NSDL के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर नोट करके चलना है क्योंकि कंपनी के वैल्यूशंस अभी के टाइम पे इनके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस वजह से नंबर्स अच्छा आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
इसको रिकमेंडेशन की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको चीज़ें बताई है डेटा के बेसिस पे, तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।